Hello and welcome to another episode of India and नमस्कार Global और इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब मैं आज रात के हमारे अतिथि डॉ. विजय प्रसाद का स्वागत करना चाहता हूँ। डॉ. प्रसाद एक इतिहासकार, लेखक, पत्रकार और साम्राज्यवाद के प्रसिद्ध आलोचक हैं। विजय, इंडिया एंड स्माफ्ट बी इमाडी सिचट। Vijay, welcome back to India and Global Left. अरे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरे पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक है। Thank you so much. I wanted to focus ठीक है, on आपका बहुत Venezuela धन्यवाद। today with you. आज मैं आपके साथ वेनेजुएला पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था ताकि हमारे दर्शकों को 3 जनवरी के बाद से क्या हो रहा है इस पर एक अपडेट मिल सके। जब अमेरिकी शासन या जैसा आप कहना चाहें प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण कर लिया था। आपने पिछले कुछ दशकों में कई लोगों के साथ साम्राज्यवाद पर चर्चाएं की हैं। तो सबसे पहले आप अमेरिकी प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण को कैसे वर्णित या समझाएंगे? The kidnapping of Venezuelan president by the US administration. I mean, it's an illegal act. Like, you मेरा can't मतलब है, just come into a ये एक अवैध country कार्य and है। grab आप किसी देश में जाकर उसके राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ नहीं सकते। इतनी सारी संधियां और कानूनों का उल्लंघन हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, राष्ट्राध्यक्ष की प्रतिरक्षा, अमेरिकी राज्यों के संगठन का चार्टर, सूची लंबी है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूरी तरह से खुली और जानबूझकर की गई अवहेलना थी। और इसके ऊपर निकोलास मादुरो मोरोस और सिसिलिया फ्लोरेस के खिलाफ जो अभियोग लगाया गया था वह हास्यास्पद था। मैंने न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उस अभियोग के 20 से अधिक पन्ने पढ़े। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वास्तव में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ आरोप के एक प्रमुख हिस्से को हटा दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वह कार्टेल दे लॉस सोलेस के नेता थे। of the Cartel de los Sols gang, and I mean, and they had to. मेरा मतलब है उन्हें यह मानना पड़ा, जैसा कि हम सब अब लिख रहे हैं, और मैंने भी 1 साल से ज्यादा पहले लिखा था, कि कार्टेल ऑफ द सन्स जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये शब्द नीनीज नायरेडी के दशक में वेनेजुएला के पत्रकारों ने गढ़ा था। अमेरिकी सरकार को उसे वापस लेना पड़ा, आरोप पत्र से निकालना पड़ा। अब क्या बचा कि उसके पास हथियार हैं? मेरा मतलब है, अमेरिका का उस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, चाहे ये सच हो या न हो। आप जानते हैं, नशा आतंकवाद का कोई सबूत नहीं है। ये एक पूरी तरह से हास्यास्पद आरोप पत्र है। उसी आरोप पत्र के आधार पर वह विशाल सैन्य अभियान चलाया जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, वेनेजुएला वासी और क्यूबाई। आप जानते हैं क्या है? ये पागलपन है। और And how does it look like from the पूरे क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये स्थिति कैसी दिखती है? निश्चित रूप से क्यूबा बहुत महत्वपूर्ण है। वह दशकों से अमेरिकी घेराबंदी के अधीन रहा है। लेकिन हाल ही में हमने तथाकथित नई मुनरो सिद्धांत को देखा है, जिसने इस क्षेत्र पर अमेरिका के ऐतिहासिक दबाव को और बढ़ा दिया है। तो अगर आप लैटिन अमेरिका में हैं या फिर मध्य अमेरिका में ही क्यों न हो, तो ये अपहरण या कहें कि अगवा किया जाना उनके दृष्टिकोण से कैसा दिखाई देता है? or kidnapping look like from their perspective? Well, firstly, it was enormously खैर, shocking. सबसे पहले ये बेहद चौंकाने वाली बात थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इस तरह का हथियार भंडार है। मुझे लगता है कि लोगों ने ये कम आंका था कि अमेरिका के पास वास्तव में क्या है। आप जानते हैं, आखिरी बार जब हमने किसी देश पर इस तरह का पूरा हमला देखा था, वह लगभग 23 साल पहले था, जब अमेरिका ने 2003 में पूरे बल के साथ इराक में प्रवेश किया था। हाँ, निश्चित रूप से नाटो के विमानों ने लीबिया पर बमबारी की थी। सीरिया में बमबारी हुई है, सोमालिया में, उत्तरी नाइजीरिया में, मेरा मतलब है यमन में, आप नाम लें। लेकिन ये, और निश्चित रूप से इन सब में सबसे बड़ा अफगानिस्तान और ईरान, लेकिन वे वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ पूर्ण पैमाने का हमला नहीं था। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ने जाकर वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया।
उनके पास कुछ अत्यंत उन्नत ध्वनि आधारित हथियार हैं। जैसा कि ट्रंप ने कहा था, हमारे पास किसी देश को अंधेरे में डुबो देने की क्षमता है। उन्होंने ऐसा ही किया। आप जानते हैं, ये प्रभावशाली है और डरावना भी। देश डर गए हैं। यहाँ तक कि चिली के गैब्रियल बोरिक, जो वेनेजुएला सरकार के प्रति, मेरा मतलब है, वाकई में अनुचित रूप से आलोचनात्मक रहे हैं। श्री बोरिक ने उसी दिन कहा, अगर आज वेनेजुएला है तो कल कोई और भी हो सकता है। तो एक तरफ इसने लोगों को सचमुच हिला दिया है। अब वे देख सकते हैं कि ये मुनरो सिद्धांत ट्रंप के संस्करण के साथ, इस तरह के सैन्य उपकरणों के साथ आता है। मुझे लगता है ये सबसे पहले कहना जरूरी है। वेनेजुएला के भीतर भी इसने देश को गहराई से झकझोर दिया है, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के ये कहने के बावजूद कि हम क्रांति जारी रखेंगे और इसी तरह की बातें, वे नहीं चाहते कि संयुक्त राज्य अमेरिका काराकास को गाजा में बदल दे। उन्हें पता है कि अमेरिका के पास ऐसा करने की क्षमता है, समझ रहे हो ना? और वे, मुझे नहीं पता, दसियों हजार वेनेजुएला वासियों की जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं हैं, सिर्फ इस जिद के लिए। वे अभी संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध करने का कोई और तरीका खोजने वाले हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि किसी तरह तनाव को कम करने का रास्ता निकाला जाए, और यही वजह है कि वे अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। मेरा मतलब है, वे आत्मसमर्पण को छोड़कर कुछ भी चाहते हैं। मुझे लगता है ये बात महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वेनेजुएला को नष्ट करने की सैन्य क्षमता है, लेकिन क्या उसके पास वेनेजुएला पर शासन करने की राजनीतिक क्षमता है? नहीं, और मुझे यकीन है कि हम इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना था कि अमेरिकी सरकार द्वारा चुना गया विपक्ष वेनेजुएला में लोकप्रिय नहीं है। मेरा मतलब है, उनसे गुड का ऑथर हारिक हेरोवर्थ। तो एडमुंडो गोंजालेज या फिर मारिया कोरिना माचाडो, वे बेहद बेहद अलोकप्रिय हैं, और इसे अमेरिकी अधिकारियों ने कई स्तरों पर स्वीकार किया है, जिनमें CIA, डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शामिल हैं। ऐसी चर्चाएं, अटकलें, आरोप और अफवाहें रही हैं कि राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला में रोड्रिगेज काबेलो नेतृत्व संभाल सकते हैं। अगर आप स्पष्ट कर सकें कि मादुरोवाद की संरचना में पार्टी, नेतृत्व और उसके तो मैं कि ये लोगों को वहां की स्थिति समझने के लिए राव एक अच्छा आवेदन खैर, इसके लिए हमें वापस जाना इन सब के नेतृत्व तक, और वही चावेस्मो का आधार है। देखिए, जब ऊगो चावेज 1999 में राष्ट्रपति बने, 1998 के चुनाव जीतने के बाद, तो उन्हें एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन शुरू। मेरा मतलब, उन्होंने वामपंथ के अलग अलग गुटों को एक साथ लाकर एक चुनावी आधार बनाया। उन्होंने बोलिवेरियनवाद की इस विशाल अवधारणा का निर्माण किया। यह विचार कि वेनेजुएला को सिमोन बोलिवर की दृष्टि के अनुरूप वापस लाना होगा। यह अद्भुत राजनीति थी। उन्हें ऐसा करते देखना अविश्वसनीय था, लेकिन उन्होंने एक मजबूत आधार तैयार किया। सरकार के पहले 5 वर्षों में, लगभग 1999 से 2004 तक, श्री चावेज जो करने में सक्षम थे वह यह था कि उन्होंने तेल राजस्व का एक हिस्सा, स्पष्ट रूप से पूरा नहीं बल्कि उसका एक भाग लिया, और सामाजिक आवास, शिक्षा कार्यक्रम आदि शुरू किए। उन्होंने उन आबादियों को जो झुग्गियों में रह रही थीं, उदाहरण के लिए कहा, नहीं नहीं नहीं, हम इस झुग्गी आवास को खत्म करने जा रहे हैं। यहीं मध्यम वर्ग के घरों के ठीक बगल में आप एक अपार्टमेंट इमारत बनाएंगे और वहीं रहेंगे। हम आपको बेदखल नहीं करेंगे। आप वहीं रहेंगे, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आपको भोजन मिलेगा, आपको एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा, और आप स्वयं शासन करेंगे। आप इस मध्यम वर्गीय मोहल्ले के भीतर एक सामुदायिक समूह बनने जा रहे हैं। और इसी तरह उसने चावेस्मो का यह आधार तैयार किया। जब उसकी मृत्यु हुई,
तो चाविस्मो का आधार ह्यूगो चावेज की राजनीतिक संरचना के साथ बना रहा, जो समाजवादी पार्टी थी। यही वह पार्टी थी जिसे निकोलस मादुरो ने 2004 के चुनावों में नेतृत्व किया, और उन्होंने हेनरिक कैप्रिलेस के खिलाफ बहुत ही मामूली अंतर से जीत हासिल की, लगभग 50 से 49 के अनुपात में। ये बेहद करीबी मुकाबला था। ठीक है, वेनेजुएला के बारे में मैं आपको एक बात बता सकता हूं। अगर वे चुनाव में धांधली करना चाहते, जैसा कि अमेरिका और विपक्ष लगातार कहते हैं, तो वे 50 से 49 के अंतर से नहीं जीतते। कोई भी चुनाव इतनी मामूली बढ़त से धांधली करके नहीं जीतता। आप पॉल कागामे से सबक लेते हैं, जो रवांडा में 99% वोट से जीतते हैं। या फिर आप जानते हैं अब्देल फतेह अल सीसी से मिस्र में वह 98% वोट से जीतते हैं, या जो भी आंकड़ा हो। मेरा मतलब है, यही तो चुनाव में धांधली करने का तरीका है। कोई भी चुनाव 54 से 48% के अंतर से धांधली नहीं करता। यह तो हास्यास्पद है। अगर आप धांधली करने जा रहे हैं तो उसे बड़े पैमाने पर करते हैं। ऐसा नहीं, ये कोई धांधली किया हुआ चुनाव नहीं है। मेरा मानना है कि ये एक अच्छा अनुमान है कि चाविस्ता समर्थक आधार मतदान करने वाली आबादी का थोड़ा अधिक 25% है, और विपक्ष का आधार मतदान करने वाली आबादी का लगभग 53% से थोड़ा कम है, क्योंकि हम इसी दायरे की बात कर रहे हैं। बड़ी आबादी के बारे में यह बताना बहुत मुश्किल है कि उसका आधार क्या है, लेकिन एक ठोस चाविस्ता आधार मौजूद है। और निकोलस मादुरो ने फिर से महामारी के दौरान प्रतिबंधों के सबसे बुरे दौर में चाविस्मो की सामाजिक नीतियों की रक्षा करने की कोशिश की। चाविस्ता आधार से वास्तव में उभरने वाले सबसे विश्वसनीय नेता दियोसदादो काबेलो हैं। वे चाविस्ता आधार के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु हैं, जैसा कि आप स्पेनिश में कहेंगे, और वे सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व भी करते हैं। बहुत दिलचस्प। और अमेरिकी सरकार ये जानती है। निकोलस मादुरो मोरोस और सिसिलिया फ्लोरेस के खिलाफ अभियोग में 6 लोगों के नाम हैं। उनमें से एक दियोसदादो काबेलो हैं। उनका नाम अभियोग में इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सरकार ये जानती है। वह चाविस्मो के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अगर तुम इस व्यक्ति को हटा दो तो ये एक समस्या बन जाती है। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेतृत्व के कई स्तर हैं, लेकिन वो बेहद सम्मानित और प्रिय है। वह इसमें एक भूमिका निभाता है। वह जमीनी स्तर का व्यक्ति है। वह जानता है कि लोग कैसे सोचते और काम करते हैं। वह एक ऊर्जावान वक्ता है और इसी तरह की बातें। और वह एक बहुत अच्छा टीम खिलाड़ी भी है, क्योंकि जब निकोलस मादुरो मोरोस को ले जाया गया था, तब यह सवाल नहीं उठा कि अगला कौन होगा। डेल्सी रोड्रिगेज उपराष्ट्रपति थीं और फिर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गईं। सत्ता के लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने किया वह वास्तव में और भी प्रभावशाली था। अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में उन्होंने एक टेलीविजन संबोधन दिया। वो यहीं बैठी थी और उसके बगल में दियोसदादो काबेलो था। ये चाविस्ता समर्थकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक संकेत था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम अपने आधार से दूर नहीं जा रहे हैं। लेकिन सोचिए, इसका CIA के लिए क्या मतलब था, क्योंकि वही व्यक्ति है जिसे वे चाहते हैं। आप जानते हैं, वे निकोलस मादुरो मोरोस को तो चाहते ही हैं, लेकिन वे दियोसदादो को भी चाहते हैं। उन्हें वह नहीं मिला और वह अब भी वहीं है। आप जानते हैं, अगर डेल्सी रोड्रिगेज ने उसे किनारे कर दिया होता तो मैं कहता, ठीक है, यह सच में अच्छा संकेत नहीं है। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। जैसे ही नई नेशनल असेंबली ने पदभार संभाला, उसे हाइड्रोकार्बन कानून में सुधार के एक चरण में प्रवेश करना पड़ा, जहां कुछ तेल सौदे होने वाले थे। Where there are going to be some oil deals, the payments will go through Qatar and so on. I mean, Before Gorald Gamal small Juhingo. Married you to death, you better egg call the goings to Luis. मुझे लगता है कि उन्होंने ये भी समझ लिया है कि बहुध्रुवीयता के बारे में सारी बातें, और मैं पहले भी आपके साथ इस पर चर्चा कर चुका हूं और कहा था कि बहुध्रुवीयता कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर कही जाती है। असल में हम वैश्विक दक्षिण में एक नए माहौल की बात कर रहे हैं।
हम वास्तव में ये नहीं सोचते कि कोई बहुध्रुवीयता है। आप जानते हैं, न तो रूस दिन बचाने के लिए आया, वे अपनी स्थिति की सीमाओं को समझते हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता करना होगा, और इस तथ्य के बावजूद कि उनका राष्ट्रपति एक अमेरिकी जेल में बैठा है, पहला लड़ाकू एक अमेरिकी जेल में है, उन्हें समझौता करना ही पड़ेगा। इस समझौते को बेचना कहने के लिए आपको वेनेजुएला के प्रति जिम्मेदार न होनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो या वेनेजुएला से फ्लैट या वेनेजुएला एक जिंदा किलर जिम्मेदार के किसी तरह की अति वामपंथी स्थिति लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे काराकास शहर को गाजा बनने से बचाना है। उसे वेनेजुएला की जनता के कल्याण की रक्षा करनी है। उसे बोलिवेरियन क्रांति की रक्षा करनी है। वह लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकती। और मुझे लगता है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका ये कह रहा है कि वह क्या कर सकता है, जहां अमेरिका लापरवाही से व्यवहार करने को तैयार है, तो डेल्सी रोड्रिगेज का अपनी सैन्य कमजोरी की स्थिति से उसी तरह की लापरवाही से जवाब देना आत्मघाती होगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मेरा मानना है कि ग्लोबल साउथ के बारे में एक गलतफहमी है। शक्ति की भारी असमानता को देखते हुए एक तरफ अमेरिकी साम्राज्य है और दूसरी तरफ ये छोटे छोटे ग्लोबल साउथ देश। कभी कभी ये असमानता चीन के उदय के कारण धुंधली पड़ जाती है। लोग अमेरिकी साम्राज्य के पतन, कुछ मामलों में डॉलर के कमजोर होने और टैरिफ युद्धों में हुए नुकसान की बातें करने लगते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि अन्य ग्लोबल साउथ देश कितने असुरक्षित हैं। जैसा आपने कहा, रूस या चीन जरूरी नहीं कि इन क्षेत्रों में अमेरिका के बढ़ते कदमों का सामना करें। इस वास्तविकता को देखते हुए और अमेरिकी साम्राज्य के पतन पर हो रही चर्चाओं के बीच, कुछ विद्वान तो यह तक कहते हैं कि साम्राज्यवाद एक श्रेणी के रूप में अब कम प्रासंगिक हो गया है। मैं सोच रहा हूं, आप इन वार्ताओं को दबाव में होने के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे? मुख्यधारा की मीडिया ने इन्हें गुप्त चैनल वार्ताओं के रूप में प्रस्तुत किया है। अन्य लोग, जिन्हें आपने अति वामपंथी के रूप में वर्गीकृत किया है, वामपंथ के भीतर कुछ लोगों ने इसे पर्याप्त कठोर न होने के रूप में गलत समझा है। हमने ये ईरान के मामले में भी देखा है। उदाहरण के लिए, जब वे बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे या तो आप क्रांति के सिद्धांतों को त्याग रहे हैं या आप उसका विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक शक्ति की समझ से पूरी तरह रहित है। आप हाइड्रोकार्बन उद्योग में सुधारों से संबंधित इन वार्ताओं, रोड्रिगेज और अमेरिकी प्रशासन के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत को कैसे वर्णित करेंगे? यदि आप इसे एक व्यापक दृष्टिकोण में रख सकें तो ये सहायक होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि इस समय डेल्सी रोड्रिगेज के पास जो एकमात्र प्रभावशाली साधन है वह यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को वेनेजुएला में कोई राजनीतिक साझेदार नहीं मिल पा रहा है। पहली बात, अमेरिका यह समझ चुका है कि विपक्ष मेड इन द यूएसए था। वास्तव में यह अमेरिकी धन नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी और अन्य एजेंसियों से आया हुआ, जिसने सुमाते नामक समूह की स्थापना की, जिससे मारिया कोरिना माचादो एक महत्वपूर्ण शख्सियत बन गए। लियोपोल्डो लॉपेज और ये सभी लोग मूल रूप से मेड इन द यूएसए हैं। उन्हें अमेरिका से आने वाले बड़े पैमाने के धन से तैयार किया गया था। राजदूत क्रिस स्टोरी, अमेरिकी राजदूत, सड़क पर विद्रोह भड़काने जैसी बातें कर रहे हैं। जब आप क्रिस स्टोरी के इतिहास को देखते हैं तो ये काफी घृणित लगता है जो उन्होंने राजदूत रहते हुए किया था। तो आप जानते हैं, मेरा मतलब है, कोलंबिया में बैठकर इस वेनेजुएलन शासन को शर्तें बताना वाकई शर्मनाक है। आत्मसमर्पण की बात करें तो इस दक्षिणपंथी विपक्ष ने अपनी ईमानदारी संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे समर्पित कर दी। हाँ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि आप जानते हैं, अगर मारिया कोरिना माचारो जैसी कोई व्यक्ति ट्रंप के पास जाती है और ये सब होने के बाद
नोबेल पुरस्कार उनके पैरों में रख देती है, जैसे गॉल के लोग सीजर से हार कर अपनी डालें उसके पैरों में रख देते थे। तुम जानते हो, वह आती है और ट्रंप से विनती करती है कि उसे फिर से अपने घेरे में ले लें, और अब ट्रंप उसे कुछ खास तवज्जो नहीं देते। वह ग्रीनलैंड को लेकर युद्ध करना चाहता है क्योंकि वह कहता है नॉर्वे ने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, या जो भी बात हो। असल बात यह है कि उनके पास कोई विश्वसनीय विपक्ष नहीं है। जुआन गुआइडो विश्वसनीय नहीं, लियोपोल्डो लोपेज बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं, वह तो एक गैंगस्टर था। मारिया कोरिना माचादो विश्वसनीय नहीं, एडवार्डो गोंजालेज और भी कम विश्वसनीय। और फिर हेनरिके कैप्रिलेस जो नेशनल असेंबली में आए हैं, उन्हें तथाकथित वफादार विपक्ष के रूप में देखा जाता है, जो पागलपन है, क्योंकि हेनरिके कैप्रिलेस वेनेजुएला में ही रहे हैं और बोलिवेरिनो के खिलाफ दक्षिणपंथी विपक्ष खड़ा करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और वह इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता कि आप जानते हैं अमेरिकी जेट विमानों के सहारे सत्ता में आए। उसके जैसे लोग, और मैंने उनमें से कई का साक्षात्कार किया है, कहते हैं हमारे पास देश में बहुमत जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि लोग मितव्ययिता के संदेश से आकर्षित नहीं होते। आप जानते हैं, अमेरिकी तेल कंपनियों को लाने के विचार से वे उससे आकर्षित नहीं होते। ये वेनेजुएला के लिए आकर्षक नहीं है, तो अमेरिकी सरकार ने यह समझ लिया है। ट्रंप ने कहा देखो वे बेकार हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा हम मार्को रूबियो को बॉस बनाएंगे। आप जानते हैं, उसने ट्वीट किया था कि वह वेनेजुएला का राष्ट्रपति है। ठीक है, अमेरिका पहले भी इस तरह खेल खेल चुका है ना? इसे इराक पर विजय कहा गया था। जब उन्होंने पहली बार इराक पर कब्जा किया तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास एक इराकी है, यह इराक का मारिया कोरिना मचाडो है। उसका नाम अहमद चालाबी था, है ना? बाद में पता चला कि अहमद चालाबी बेकार था, वह एक भ्रष्ट बैंकर था, जॉर्डन के बैंकों को ठग लिया था वगैरह। उन्हें उसे जल्दी ही हटा देना पड़ा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब हमारे पास एक वायसराय होगा। वास्तव में उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किया, वायसराय। इराक में अमेरिकी वायसराय, वह था पॉल ब्रेमर, जिसे इराक चलाना था, और वो पूरी तरह से एक आपदा साबित हुआ, पूरी तरह भ्रष्टाचार और अव्यवस्था। अमेरिका के पास, आप जानते हैं, राजनीतिक मामलों के लिए कोई उपकरण नहीं है। उसके पास सैन्य पक्ष के उपकरण हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये बात समझता है। और मेरा मानना है कि डेल्सी रोड्रिगेज ने यह समझ लिया है कि उनका एकमात्र दबाव का साधन यह है कि इस समय अमेरिका के पास वेनेजुएला की मौजूदा सरकार के विकल्प के रूप में कोई और व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसे उनके साथ बातचीत करनी ही पड़ेगी। देखिए, उन्हें उसकी जरूरत है और उसे इस स्थिति से निपटना होगा, क्योंकि अगर वे उनसे बात नहीं करती तो वे फिर से हमला करेंगे। वे तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक उन्हें इस सरकार के नेतृत्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जो उनके साथ सौदा करने को तैयार हो। और मुझे लगता है कि ये गेम थ्योरी का एक काफ़ी यथार्थवादी पहलू है। अगर आप इस स्थिति का विश्लेषण करें तो वे फिर से आएंगे। वे उसकी हत्या कर सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं रही तो वह किसी न किसी तरह उसे किनारे कर देंगे। हाँ, सैन्य दृष्टि से, क्योंकि उनके पास वह क्षमता है। और फिर कोई और अगला आता है, या वे आते हैं और डियोस्दारो को हटा देते हैं। ये चाविस्ता आधार के लिए काफ़ी विनाशकारी होगा। उन्हें कोई और संदर्भ ढूंढना पड़ेगा, और अन्य संदर्भ भी हैं। मैं इसे किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन वह एक भूमिका निभाता है, और इसलिए ये चिंता की बात है। और मैं समझता हूँ कि वे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि उन्हें लगता है कि वे अकेले पड़ गए हैं, कि वैश्विक दक्षिण के सहयोगियों ने उन्हें छोड़ दिया है। और ये, मुझे लगता है, वास्तव में चिंता की बात है। और देखिए, अमेरिका ने यह कैसे किया। निकोलस मादुरो का अपहरण करने से कुछ घंटे पहले ही वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के वरिष्ठ दूत से मिलता है।
and not only to Mr. Xi, who's the senior और ये सिर्फ श्री शी तक सीमित नहीं है, जो शी जिनपिंग के वरिष्ठ दूत हैं। वह बीजिंग में विदेश मंत्रालय के लैटिन अमेरिकी मामलों के निदेशक से मिलते हैं। उपनिदेशक वे सभी मिराफ्लोरेस पैलेस में मौजूद हैं। वे निकोलस मादुरो से मिलते हैं। फिर वे घर लौटकर अपने बिस्तरों में सोने चले जाते हैं। और जब वे अपने बिस्तरों में सो रहे होते हैं, तब संयुक्त राज्य अमेरिका सफकत सोपरोंट हैं। कृपया ये तुएनियर्ड गे कमर्की से को पौनन हिंग रमैने थे, ये सफी विदापशीन डिटर्टड। मरलोरी सैंकॉर्ड। जब ये मिराफ्लोरेट नर्स में होकर था, उसके तुरंत बाद उन्होंने उसकी तस्वीरें दिखाई। हाँ, तो अमेरिका को पता था कि ये सब हो रहा है। वे इसे वास्तविक समय में निगरानी करते हैं। उन्हें पता था कि शी जिनपिंग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी और विदेश मंत्रालय के शीर्ष लोग काराकास में थे। और उन्होंने ये नहीं कहा, एक रात रुक जाओ, उन्हें जाने दो। उन्होंने बस वही किया। देखो, मेरी राय में ये चीनियों के लिए सीधा अपमान है। और चीनियों ने ये कहकर सामने नहीं आए कि आपने ये तब किया जब हमारे उच्च अधिकारी वहां थे। उन्होंने इस बात को लेकर राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि आपने उनके वरिष्ठ राजनीतिक कर्मचारियों की जान को खतरे में डाला। उन्होंने इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। ये भी दिखाता है कि वे इसमें खींचने से कितने हिचक रहे हैं। हाँ, रूसियों ने क्या कहा है? देखो, उल्लंघन की बात, तो फिर रूसी जेट लड़ाकू विमान कहाँ हैं? रूसी प्रतिक्रिया कहाँ है? कुछ नहीं। तो तुम कल्पना कर सकते हो कि जब तुम्हारे कंधों पर बड़ी संख्या में वेनेजुएला के लोगों की जिम्मेदारी हो तो कैसा महसूस होता होगा। इस स्थिति को देखते हुए, जहां वेनेजुएला के लोग खुद को फांसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये देखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और नियम पूरी तरह से बिखर गए हैं, अमेरिकी साम्राज्य अपने पतन में पागलपन की हद तक पहुंच गया है। ऐसे में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? मैं सिर्फ वेनेजुएला या अन्य देशों के बारे में नहीं, बल्कि स्वयं अमेरिकी साम्राज्य के भीतर के मूल ढांचे के बारे में भी सोच रहा हूं, क्योंकि ट्रंप जाहिर तौर पर अमेरिका फर्स्ट के इस मुखौटे पर सवार होकर सत्ता में आए, जिसे कुछ लोगों ने यह समझा कि इसका मतलब हस्तक्षेप विरोधी रुख है। शायद इसमें कुछ सच्चाई भी हो। मुझे नहीं पता कि आप स्टीव बैनन और टकर कार्लसन जैसे लोगों को कैसे देखते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो दुनिया भर में अमेरिकी हस्तक्षेपों से थक चुका है। ये सब कहाँ जाकर रुकेगा? आपको क्या लगता है, दुनिया भर में अमेरिकी हस्तक्षेपों का भविष्य कैसा होगा? देखिए, मुझे हैरानी है कि आपने वास्तव में टकर कार्लसन का जिक्र किया। मुझे आश्चर्य है कि आपने ये बात उठाई, क्योंकि वेनेजुएला पर इस अवैध छापे और निकोलस मादुरो के अपहरण के कुछ ही दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अधिकारियों शेवरॉन, एक्सॉन और बाकी सब की मेजबानी की थी। उस समय उनके साथ कमरे में कौन था? टकर कार्लसन। टकर कार्लसन एक विशेष अतिथि थे, और जब ट्रंप अंदर आए तो वे ताली बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और इसी तरह की बातें। देखिए, टकर कार्लसन जैसे लोगों को पूरी तरह गलत मत समझिए। वे अमेरिका के विदेशी अभियानों के खिलाफ हैं। क्या मैं यहाँ एक फॉलो-अप सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग टकर कार्लसन के मामले में एक भेद करते हैं। इसमें बहुत कम संदेह है कि वो उस पक्ष में नहीं है जिस पर हम हैं, लेकिन टकर कार्लसन असंतोष की उस लहर पर सवार है जो एक ऐसे आधार से आती है जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वह वास्तव में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ है। और ये लोग जरूरी नहीं कि पूंजीवाद आदि के मामले में वामपंथी हों, बल्कि दक्षिणपंथ रूढ़िवाद के भीतर से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक वास्तविक आधार है जो अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि देखो, जॉर्जिया की कांग्रेस वुमन मर्जोरी ग्रीन बाहर आई और ट्रंप से कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा।
फिर वह कहती हैं, मैं अपने सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ने वाली, मैं अपने सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ने वाली। जरा रुको। वह कहती हैं, आप क्या कर रहे हैं? और ट्रंप बस कहते हैं, तुम कुछ नहीं हो। तो वह तय करती हैं, ठीक है, मैं अपने सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि यह मैगा समुदाय में एक राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति है। ट्रंप ही सब कुछ है। और सुनो, वह हिस्सा जो कहता है कोई विदेशी युद्ध नहीं, उसका मतलब यह है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इराक या अफगानिस्तान से मरे हुए लौटें। लेकिन अगर आप वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करने जा रहे हैं और हमें तेल देने वाले हैं, तो हम आपके साथ हैं। आप हमें ग्रीनलैंड दिलाने जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप ईरान पर हवाई हमला करने जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बस नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी युद्ध में मारे जाएं, और मैं नहीं चाहता कि हमारा कीमती धन व्यर्थ जाए। लेकिन अगर तुम हमारी सेना का इस्तेमाल तेल पाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हो, तो आगे बढ़ो। यही विदेशी युद्धों के खिलाफ भावना का स्तर है। यह वास्तव में विदेशी हस्तक्षेपों के खिलाफ कोई प्रतिबद्धता नहीं है। यह बस इतना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मरे। क्यों? क्योंकि मैगा समर्थकों के एक हिस्से के बच्चे सेना में हैं। ये वे अभिजात वर्ग नहीं हैं जिनके बच्चे सेना में नहीं होते, कुछ के होते हैं, और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे मरे। उन्होंने देखा कि बड़ा बेटा अफगानिस्तान में मारा गया, वे नहीं चाहते कि छोटा बेटा वेनेजुएला में मरे। इसलिए ट्रंप वेनेजुएला में सैनिक नहीं भेज रहे हैं। वह मुद्दा नहीं बनने वाला, वह सीमाएं समझता है। वह अफगानिस्तान पर सभी बमों की मां Rikayeste Maling Yank, Log UAF first train touring Naling. He was the one who dropped that bomb. People have forgotten. He's not a Mr. Peace. Yeah, वो कोई शांति के प्रतीक नहीं है। हाँ, वह हर जगह बम गिराते हैं। हाँ, लेकिन हवा से, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों को कोई खतरा नहीं होता, वहां बहुत कम अमेरिकी सैनिकों के शव बैग में लौटेंगे। ये जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन है। वेनेजुएला के आसमान में हनफेफ्टी सैन्य विमान, हर तरह के अजीब उपकरण जो लोगों को खून बहाने पर मजबूर कर देते थे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत क्या है। हाँ, सिर फट रहे थे। हमें नहीं पता उस परिसर में क्या हुआ। हम अभी तक सच में नहीं जानते। लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि वह बड़ी संख्या में शव बैग आने नहीं देंगे। यही उसकी समर्थन सीमा है। उसकी समर्थन सीमा का दूसरा पहलू है पैसे की बर्बादी। वो नहीं होने वाला। वो बार बार कहता रहेगा, देखो हमने पैसे बर्बाद नहीं किए। भले ही अगर आप गणना करें तो अमेरिकी करदाता उस छापे, बमों और बाकी सब चीजों का खर्च उठा रहा है, और इनाम तो एक्सॉन मोबिल को मिलने वाला है। तो ये वास्तव में वही लोग नहीं हैं, लेकिन ये दिखावा बहुत लंबे समय से चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के ग्रीनलैंड, कनाडा या किसी और के खिलाफ जाने की चाहत की कोई सीमा है। अगर वे इसी तरह तथाकथित जीतते रहते हैं तो उनके समर्थक उनसे खुश रहते हैं। टकर कार्लसन किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं है। मेरा मतलब है, जब आप ये भेद करते हैं तो वह टिकता नहीं है, क्योंकि अगर वह भेद सच होता तो वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में विदेशी हस्तक्षेप के बाद ताली क्यों बजाता। उसे पता है कि उसका समर्थक वर्ग वेनेजुएला पर हमले का समर्थन करता है। ये दिखाता है कि अमेरिका मजबूत है। याद रखिए, वे अमेरिका फर्स्ट हैं। वे अमेरिका को अलग थलग करने वाले नहीं हैं। यही बात मार्जोरी टेलर ग्रीन नहीं समझ पाई। उन्हें लगा कि इसका मतलब है कि ट्रंप हमारे पैसे का इस्तेमाल जॉर्जिया में उनके मतदाताओं की देखभाल के लिए करेंगे। नहीं, ये लोग अलग थलग रहने वाले नहीं हैं। वह तो अमेरिका को अलग थलग करने वाला दृष्टिकोण है। ये अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, जिसका मतलब है, आप जानते हैं, अमेरिकी प्रभुत्व को पोषकाएं। यूजुअली एशिया क्षेत्र में कहीं परमाणु बम की जरूरत है तो कर दो, हमें परवाह नहीं। हम रिमेम्बर है, यही वो ट्रंप समर्थक वर्ग है जो हम इनके लिए कोई सीमा नहीं है। सीमा तब आती है जब लाशों के थैले भरने लगते हैं। सीमा तब आती है जब लगता है कोई उनका पैसा विदेश रोमांचक अभियानों पर बर्बाद हो रहा है।
Yeah, I guess on the left we don't हाँ, मेरा make the ख्याल है distinctions कि that वामपंथ often में हम because अक्सर इस तरह का we भेद have नहीं been करते, saying क्योंकि that हम ये you कहते आए हैं have कि to सच्चे अर्थों be में साम्राज्यवाद basically and विरोधी होने के लिए ideologically आपको aligned सिद्धांतों on पर one अडिग side और to वैचारिक रूप be से एक genuinely पक्ष and के kind of साथ होना realistic. I चाहिए। mean, you cannot मेरा मतलब है, आप disregard वैश्विक दक्षिण के श्रमिक much वर्ग of the के बड़े working हिस्से class को of the नजरअंदाज South. नहीं कर You सकते। cannot आप ignore a साम्राज्यवादी केंद्र के aristocracy भीतर within की the श्रम imperial अभिजात्य वर्ग heartland को and अनदेखा then नहीं talk कर about सकते non-intervention because और फिर ultimately गैर you are the हस्तक्षेप people की बात कर whose सकते हैं, language क्योंकि about अंततः immigrant आप वही workers, लोग whose हैं language जिनकी प्रवासी about श्रमिकों के बारे में, people who are जिनकी हाथ doing से काम करने manual वाले work, लोगों के बारे में this भाषा इतनी test विकृत है कि आप that लैटिन you अमेरिका में ही नहीं can't बल्कि just पूरी have an दुनिया में भी intervention, सच्चे genuine अर्थों में गैर intervention हस्तक्षेप की position स्थिति in नहीं the रख Latin सकते। America, but also across the globe. But yeah, I do interview conservative thinkers हाँ, on foreign मैं policy, विदेश people नीति like पर रूढ़िवादी Larry विचारकों Wilkerson, का साक्षात्कार who करता हूँ, argue from जैसे within a कर्नल conservative विल्करसन, space. जो एक I रूढ़िवादी आधार disagree से on तर्क करते हैं। with him मैं on उनसे things राज्य like व्यय, state दक्षता के spending, प्रश्न, on निजी बनाम सार्वजनिक questions of क्षेत्र या efficiency किराए on जैसी private चीजों पर sector सहमत versus नहीं हूँ। public sector, लेकिन जब मैं on उनका what to do with साक्षात्कार करता rent, हूँ तो etc. मुझे लगता है But कि एक रूढ़िवादी धारा while मौजूद I है, interview शायद them, थिंक I do टैंक के feel भीतर। that मुझे there नहीं is पता a कि वह आधार conservative, वास्तव में maybe कितना within a व्यापक think है, tank. I'm not लेकिन sure थिंक how टैंक के wide भीतर that पारंपरिक base रूढ़िवाद is का एक हिस्सा actually, है, but within the जिसकी think tank पूंजीवाद there की is समझ a बहुत उलझी section हुई from है traditional और जिसकी conservatism साम्राज्यवाद को whose पूंजीवाद के understanding of अभिन्न अंग के capitalism is रूप very में fraught, समझ भी बहुत whose जटिल है। understanding of फिर imperialism भी as वे थके integral हुए part और of मूल रूप से capitalism and सैन्य all are very हस्तक्षेप fraught. या यहाँ तक कि Nevertheless, they seem हथियारों to की be उपस्थिति exhausted जैसी and चीजों के basically विरोध में opposed to प्रतीत होते हैं। things like military intervention or even the presence of Yeah, US empire. yeah, but the thing is, see, firstly, okay, हाँ, लेकिन देखिए बात यह that's है कि fine, व्यक्तिगत रूप से and ठीक it's है, ये all ठीक very है well, but that's और a सब कुछ form बहुत of अच्छा है, genteel critique, लेकिन ये एक तरह की it's सभ्य a critique आलोचना of है। gentleness. आप जानते हैं, एक कोमल In other आलोचना, words, दूसरे शब्दों they में were fine वे तब ठीक थे when जब CIA CIA गुप्त was काम कर रही doing थी, जब वे covert सरकारों को गिरा रहे थे। things where they were मेरा मतलब torturing है, governments उदाहरण and के लिए कर्नल I mean, विल्करसन Colonel कॉलिन Wilkerson, पॉवेल for के दूसरे instance, नंबर पर was थे। the जब number कॉलिन 2 पॉवेल to संयुक्त Colin राष्ट्र Powell. सुरक्षा When परिषद के Colin कक्ष में Powell गए went into और the इराक में chamber सामूहिक of the विनाश के United हथियारों के बारे में Nations झूठ बोले, Security तो Council बाद में and कर्नल lied विल्करसन ने where there कहा was a mass कि CIA ने destruction उन्हें झूठ in बताया Iraq, था। and later Colonel Wilkerson मेरा said, मतलब है, well, the हम CIA कॉलिन lied पॉवेल और to लैरी them. विल्करसन की I बात mean, कर रहे हैं। this is Colin Powell we're talking about and Larry Wilkerson. I mean, how do you get taken for a ride by the CIA? मेरा मतलब है, When कोई the CIA rest के of us हाथों कैसे outside बेवकूफ बन were सकता saying है। this is ridiculous. जब हम बाकी लोग बाहर से कह रहे थे कि ये बेतुका है, इसका कोई you मतलब नहीं guys are बनता। torturing people मेरा to मतलब get है, evidence. आप We लोग know लोगों को the यातना problem. दे रहे थे It's और only सबूत after जुटा the रहे fact. थे। I mean, I don't हमें ये सब trust बाद their में पता judgment चला। at all. I know that मुझे उनके निर्णय पर Mr. बिल्कुल Wilkerson भरोसा and I नहीं have है। shared, मैं platforms जानता हूं कि together श्री on विल्करसन और मैंने जूम पर Zoom एक साथ मंच साझा and किया been है in a और film हम together एक फिल्म and में so भी on, साथ but रहे हैं I वगैरह। don't trust their judgment. I mean, where लेकिन were फिर भी you मुझे उनके निर्णय पर when भरोसा नहीं है। you were in the military मेरा मतलब है, जब आप and सेना में you थे तब आप कहाँ थे? और मुझे absolutely लगता है कि आप unopposed माई okay नाउज 90 के with दशक में the अमेरिका US के आतंकवाद विरोधी संघर्षों से ठीक थे, conflicts जब in अमेरिका the यमन और सूडान पर 1990s बमबारी when कर the रहा था। US was bombing Yemen, doing this, bombing Sudan, bombed a pharmaceutical factory. The हाँ, Al-Shifa उन्होंने एक दवा फैक्ट्री पर in बमबारी की थी, खार्तूम, Khartoum in सूडान में Sudan, अल-शिफा the फैक्ट्री only पर, जो factory पूर्वी that अफ्रीका में produced कई a number of महत्वपूर्ण जीवन important रक्षक दवाएं life-saving बनाने वाली drugs in एकमात्र Eastern फैक्ट्री Africa. I थी। mean, where were they then? Why didn't मेरा they मतलब है, resign तब वे then? कहाँ थे? Or why didn't they stop उन्होंने then? तब Why इस्तीफा haven't they क्यों नहीं spoken दिया? about that या तब then? उन्होंने कुछ कहा The क्यों नहीं? judgment of the उन्होंने अब तक उस genteel, बारे में बात क्यों नहीं की? conservative critics of Trump ट्रंप के are सुसंस्कृत meaningless रूढ़िवादी today आलोचकों का because निर्णय मेरे when लिए it निरर्थक है, counted, they क्योंकि जब remained जरूरत थी silent. तब वे चुप रहे। Because of the vulgarity ट्रंप की of अभद्रता Trump, के कारण they वे are असहज put हैं, off. They वे are उसकी put off by अभद्रता his से हैं, vulgarity more बजाय इसके कि अमेरिका than किसी विदेशी बुरे शासक को गिरा सकता है। of उन्हें US तो ये go सब and ठीक ही overthrow लगता a है। bad actor abroad. They seem quite okay with that, frankly. I have yet सच कहूं तो see मुझे नहीं that लगता कि मैं section ऐसा of हूं। genteel मैंने अब conservatives तक उन सभ्य go back रूढ़िवादियों के उस वर्ग को and अपने address अतीत की their ओर own लौटकर, pasts, जिन the चीज़ों का kinds उन्होंने of things समर्थन that they किया था, supported, उनका हिसाब देते हुए to नहीं give us देखा an है। account of मेरा that. I मतलब mean, है, how is
ये कैसे संभव है कि आप अब ट्रंप से नाराज हैं, लेकिन जब क्लिंटन ने कुछ किया था या किसी और ने कुछ और किया था तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी? या फिर आप इस बात से कैसे ठीक हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी क्रांति और फिर इस्लामी गणराज्य के साथ जैसा व्यवहार किया? आप इस बात से कैसे ठीक हैं कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को रासायनिक हथियार दिए
ताकि वह मोर्चे पर युवा ईरानी सैनिकों पर सरसों गैस फेंक सके। मेरा मतलब है, तुम इससे कैसे ठीक हो सकते हो? इसलिए मुझे उनके तथाकथित सभ्य आलोचनाओं के लिए बहुत कम धैर्य है, क्योंकि उनकी आलोचना असल में लहजे पर है। ये चीजों को करने के तरीके पर है। ये संरचना की आलोचना नहीं है, जैसा कि तुमने अभी कहा, बल्कि लहजे की। लेकिन लहजा भी क्या? कौन सा लहजा यार? पूरे युवाओं को ईरान में मस्टर्ड गैस से मारा गया था, और तुम कहते हो, ओहो, ईरान ऐसा है। अगर ईरान को मिनावरेज में इराक के हमले और फिर 8 साल के युद्ध का सामना न करना पड़ता, तो सरकार इतनी संदिग्ध नहीं होती। सरकार दुनिया के प्रति कहीं ज्यादा खुली होती और घेराबंदी की मानसिकता में बहुत कम रहती। अब आप कहते हैं, ओह, आप जानते हैं वे कितने संकीर्ण सोच वाले हैं। अच्छा, बताइए तो सही, उन्हें संकीर्ण सोच वाला किसने बनाया? वे संकीर्ण सोच वाले नहीं हैं। वास्तव में वे काफी तर्कसंगत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं। इसलिए वे हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा इस डर में रहते हैं कि आप उन पर किस तरह के अत्याचार कर सकते हैं। आप जानते हैं, तेहरान में 20 लोग सड़क पर उतरते हैं और वे तुरंत कहते हैं कि यह बाहर से रचा गया है। क्यों? क्योंकि यही तो आप उनके साथ करते हैं। आप ये सब उन पर थोपते हैं। आप भय और संदेह की सामाजिक संरचना बनाते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ईरानी क्रांति के भीतर से आई हो या जिसे इस्लामी गणराज्य ने उन पर थोपा हो। तो ये है वे नरम आलोचक। मेरा मतलब है, मैंने तो जोरदार बात कही थी, लेकिन भगवान के लिए दोस्तों, अपनी हकीकतों से जागो। जब तुम अब वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हो, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा अमेरिका में कोई ऐसा आधार नहीं है जो तुम्हारा अनुसरण करता हो। अब तुम्हारा आधार अजीब तरह से उदारवादी वर्ग है। हाँ, वही उदारवादी वर्ग। लॉरेंस विल्करसन जैसे लोग कहाँ जाते हैं? वे किस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं? हाँ, वे उदारवादी और वामपंथी कार्यक्रमों में आते हैं। उन्हें फॉक्स जैसे दक्षिणपंथी शो मिलाता था। shows on Fox and so on, that nobody takes them seriously. I wanted to ask you very briefly on मैं आपसे बहुत संक्षेप में फॉक्स के बारे में पूछना चाहता था। आपके उत्तर को देखते हुए मेरे लिए ये वामपंथ की उस रणनीति पर एक व्यापक चर्चा है जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक आधारों की ओर केंद्रित है। मैं ये भी जानना चाहता था कि उस कामकाजी वर्ग के एक हिस्से के बारे में आपके क्या विचार हैं। मान लीजिए पश्चिम में, जो वास्तव में कॉरपोरेट अमेरिका या कॉरपोरेट पश्चिमी पूंजीवाद से निराश है, जमींदारी के खिलाफ, किराए के खिलाफ, बीमा कंपनियों के खिलाफ, विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा, लेकिन साथ ही वाहन बीमा, बड़े बैंक, दवा कंपनियां आदि के खिलाफ। लेकिन ये लोग जरूरी नहीं कि पूंजीवाद या लाभ के सिद्धांत की आलोचना करते हों। तो एक वामपंथी के रूप में आपकी क्या रणनीति होगी उस कामकाजी वर्ग के प्रति जिसके पास पूंजीवाद की कोई व्यापक आलोचना नहीं है, लेकिन जो निश्चित रूप से कॉरपोरेटवाद और शक्ति व संपत्ति की बड़ी असमानताओं से निराश है? देखिए, सबसे पहले ये कहना जरूरी है कि यह समस्या वास्तव में केवल पश्चिम या वैश्विक उत्तर तक सीमित नहीं है। ये उस चीज की समस्या है जिसे आप पैसे की लोकतंत्र कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में हर साल एक आम हड़ताल हो सकती है। 250 मिलियन मजदूर हर साल हड़ताल पर जाते हैं। आपने लाखों किसानों को दिल्ली के आसपास एक विशाल किसान आंदोलन में इकट्ठा होते देखा है, और इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ब्राजील में भी बहुत बड़े प्रदर्शन होते हैं। भूमिहीन मजदूर, ट्रेड यूनियनें, विशाल जनसंगठन, फिर भी वे इसे चुनावी शक्ति में नहीं बदल पाते। उनके पास जमीनी स्तर पर एक तरह की राजनीतिक ताकत होती है, लेकिन वे उसे चुनावी शक्ति में परिवर्तित नहीं कर पाते। समस्या क्या है? यूरोप में, फ्रांस में क्या हो रहा है? वहां भी सेवानिवृत्ति आयु में सुधार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं।
against the reform of the retirement age. You have protests on pensions. आपके पास पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन है, विशाल रैलियां पेरिस उथल पुथल में है, किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शहर में घुस रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में इसे चुनावी लाभ में नहीं बदल पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ समस्या ये नहीं है कि कामगार वर्ग के पास पूंजीवाद की आलोचना नहीं है। चुनाव में सुधारवादी एजेंडे सत्ता में आने के लिए हाउ थिंक यूएस पूंजीवाद की आलोचना की जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे पास तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सुधारवादी एजेंडे पर चुनाव जीतने वाले समूह भी नहीं है। हमारे पास तो ऐसा कोई दल भी नहीं है जो संरचना में सुधार करना चाहता हो, वह भी नहीं है। बर्नी सैंडर्स पूरे देश में अभियान चलाते हैं, बड़ी रैलियां करते हैं एक सच्चे सुधारवादी एजेंडे के साथ, फिर भी वे कोई उग्रपंथी नहीं है। वो पूंजीवाद विरोधी नहीं है, वह साम्राज्यवाद विरोधी भी नहीं है, लेकिन उसके पास एक वास्तविक कार्यक्रम है। वे चीजें जिनका तुमने जिक्र किया, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, यह वह और बाकी सब। हाँ, उसने लोगों को प्रेरित किया, लेकिन उसे मुख्य चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। हाँ, ये बार बार होता है। लोकतंत्र में एक समस्या है और हमें इस सच्चाई का सामना करना होगा। देखो, ये सिर्फ विचारधारा का सवाल नहीं है कि कामगार वर्ग के पास तथाकथित सही विचारधारा नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है, अगर उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया पर भरोसा होता तो लोग वास्तव में उसमें भाग ले सकते थे। हाँ, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया तो पैसे की है। भारत में इस विशाल चुनावी धन का 8% या उससे अधिक जो हमें दिखाई देता है, उसके नीचे क्या है हमें नहीं पता, यानी उस धन के हिमखंड का बाकी हिस्सा अवैध पैसा। लेकिन कानूनी धन में से मुझे बताया गया है कि ये 80% से अधिक भाजपा के पास जाता है। तो फिर सवाल यह है कि ये धन आधारित चुनाव है। आप जानते हैं, एक तरह से ये व्यवस्था असली उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने से रोकती है। ऐसे लोग जिनके पास इसे जो भी कहें जनता का एजेंडा होता है, कोई उग्र एजेंडा नहीं, बल्कि जनता का एजेंडा। जिन मुद्दों की आपने बात की, मूलभूत सुधारों की, उन्हें इस ढांचे में जगह ही नहीं मिलती, उन्हें किनारे कर दिया जाता है। यह हमेशा होता रहता है। आप जानते हैं, ये केवल ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ का मामला नहीं है, ये चुनावी समस्या है। हमें चुनावी प्रणालियों में समस्या है, वे कुछ तरह के एजेंडा को अनुमति ही नहीं देती, और हम यहाँ उग्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं। असल में यही चौंकाने वाली बात है। प्रणाली से बाहर कर दिए जाने के लिए आपको कोई उग्रपंथी होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्नी सैंडर्स, ब्रिटेन में जेरेमी कॉर्बिन और फ्रांस में जान ल्यूक मेलांशो। मेरा मतलब है, फ्रांस में किसी असाधारण घटनाक्रम के चलते उनके पास नेशनल असेंबली में सबसे बड़ा गुट है। उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावा करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन उन्हें यह पद लेने नहीं दे रहे। वे प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे जिसके पास केवल एक सीट है, बजाय सबसे बड़े गुट के नेता के। और किसी तरह यह फ्रांस में कानूनी भी है। ये एक गंभीर मुद्दा है। कल्पना कीजिए उस जनता की जो फ्रांसीसी संसद में वामपंथी गुट को वोट देती है। फिर वे सोचेंगे, वामपंथ को चुनने का क्या मतलब है? उनके पास कुछ भी बदलने की ताकत नहीं है। चलो मरीन ले पेन को वोट देते हैं और उसे आने देते हैं, वह कुछ हलचल मचा देगी। मेरा मतलब है, अगर आप सुधार चाहते हैं, अगर आप अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि शायद वह ये कर पाएगी, क्योंकि ये लोग नहीं कर सकते। वे मैक्रोन से नहीं लड़ सकते। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उससे लड़ सके। तो इस मायने में यह सिर्फ एक वैचारिक मुद्दा नहीं है। ठीक है, शायद यह आंशिक रूप से विचारधारा का मामला है, लेकिन इसका संबंध हमारे पास मौजूद प्रणालियों से भी है। निर्वाचन प्रणालियां वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है। यही समस्या है। आपके पास चुनाव है और फिर लोकतंत्र है, लेकिन दोनों वास्तव में मेल नहीं खाते। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके पास लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली नहीं है,
नहीं ब्रिटेन में, नहीं फ्रांस में। मेरा मतलब है ब्रिटेन में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स में इतनी भारी बहुमत कैसे मिली? उन्हें वोटों का इतना बड़ा हिस्सा नहीं मिला था। ये प्रणाली से जुड़ी बात है। ये अजीब है। भारत में अगर आप किसी क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार हैं तो आप केवल 15% वोटों के साथ भी चुनाव जीत सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप 50 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे देते हैं। आप किसी को चुन लेते हैं। ठीक है, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा नाम विजय प्रसाद है। बीजेपी किसी और व्यक्ति को ढूंढ लेगी जिसका नाम भी विजय प्रसाद होगा और उसे वहां खड़ा कर देगी, शायद किसी और निर्वाचन क्षेत्र में। इससे मतदाताओं में भ्रम पैदा होगा। आप जानते हैं, लोग सोचेंगे कि मैं किस विजय प्रसाद को वोट दे रहा हूं। वहां तो 4 हैं। हाँ, और फिर उनका उम्मीदवार 20% या 60% से जीत जाता है। ये कैसी लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये चुनाव है। हाँ, मैं मानता हूं ये चुनाव है। मैं इसे क्यों नकारूं? मैं किसी और ग्रह पर नहीं रहता। ये निश्चित रूप से चुनाव है। हाँ, निश्चित रूप से मतदान हो रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से लोकतंत्र नहीं है। इसलिए I think it's also a democracy problem. Yeah, I guess you and I have the same view about हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा और मेरा चुनावों के बारे में नजरिया एक जैसा है कि उनमें असली जनवैधता की कितनी कमी है। मेरा मतलब है, ये सब तो बस पैसे की ताकत का खेल है। आखिरकार सवाल ये उठता है कि अगर तुम्हें चुनाव जीतना है तो तुम किसके पास जाओगे? बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हें मतदाताओं के पास जाना चाहिए, लेकिन असली जवाब ये है कि तुम्हें उनके पास जाना होता है जिनके पास संसाधन है। मीडिया संस्थान, वे लोग जो तुम्हें हेलीकॉप्टर, बसें और मुफ्त पैसा उपलब्ध कराते हैं, वगैरह वगैरह। दिन के अंत में तुम मतदाताओं के पास जाओ या न जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास मीडिया, हेलीकॉप्टर, परिवहन और बाकी सब कुछ है तो तुम चुनाव जीत जाओगे। तो असल में मैं चुनावों के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं लोगों की आर्थिक व्यवस्था की समझ के बारे में सोच रहा था। अर्थशास्त्र में मेरी रुचि को देखते हुए मैं लोगों से उनकी धारणाओं, आर्थिक प्रणाली की उनकी समझ और अनुभव के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब मैं विशिष्टताओं पर बात करता हूँ, जब मैं हमारी आर्थिक प्रणालियों की बारीकियों पर चर्चा करता हूँ, चाहे वो इस बारे में हो कि भोजन कैसे वितरित किया जाता है, किराए पर एकाधिकार कैसे किया जाता है, या सार्वजनिक क्षेत्र को कैसे ठेके पर देकर निजीकरण किया गया है, तो मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है। हाल ही में मैं भारत के एक बिजली घर गया और एक छोटा सर्वेक्षण किया। वहाँ कुल 180 कर्मचारियों में से केवल 62 स्थायी कर्मचारी हैं। तो इस तरह का ठेकेदारीकरण जो पूरी दुनिया में हो रहा है, वो हमारी व्यापक समझ का हिस्सा है। ये नव उदारवादी पूंजीवाद का हिस्सा है। फिर भी वामपंथी होने के नाते हम इस बदलाव को देखते हैं। संविदाकरण और निजीकरण को लेकर भारी असंतोष है, लेकिन लोग पूंजीवाद शब्द का इस्तेमाल अब वैसे नहीं करते जैसे 1970 के दशक तक किया जाता था। मैंने 1919 और 1930 के दशकों पर कुछ शोध किया और उन स्रोतों में पूंजीवाद के बारे में जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता था, कैसे इसे साम्राज्यवाद के साथ जोड़ा जाता था और कैसे पूंजीवाद को एक अवैध व्यवस्था माना जाता था। आज लोग उस तरह से इस शब्द का प्रयोग नहीं करते, और यही बात मैं सोच रहा था आपके साम्राज्यवाद पर दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए कि जब तक किसी के पास साम्राज्यवाद की व्यापक समझ नहीं है, तब तक उसकी हल्की आलोचना मेरे समय के लायक नहीं है। क्या आप यही तर्क पूंजीवाद की हल्की आलोचना पर भी लागू करेंगे? यही मेरा प्रश्न था। तो देखिए, ये सब इस बात से जुड़ा है कि आप किसी व्यवस्था को कैसे समझ पाते हैं। सबसे पहले आप उस व्यवस्था को अपने अनुभव के आधार पर समझते हैं। उदाहरण के लिए, यही कारण है कि मैंने साम्राज्यवाद के संदर्भ में कहा, एक जनसंख्या कहती है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी विदेशी युद्ध से मरा हुआ लौटे।
तो मेरा साम्राज्यवाद को समझना, या जिसके खिलाफ मैं हूं, वह यह है कि आप मेरे बच्चे को विदेश भेजते हैं ताकि उसकी जान जाए। अगर दूसरे लोग मर रहे हैं तो वह मुझे परेशान नहीं करता, लेकिन यह विचार कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा विदेश जाकर मारा जाए, साम्राज्यवादी व्यवस्था पर बातचीत की शुरुआत है। उस व्यक्ति का इसमें निहित स्वार्थ है, यह समझने में कि आपका बच्चा विदेश इसलिए नहीं जाता कि वह आपके देश की रक्षा करे, बल्कि इसलिए कि व्यवस्था की रक्षा करे। यही मीन्स इसकी शुरुआत है। तो आपके पास वास्तव में एक व्यक्तिगत अनुभव है, एक किसी बच्चे की मृत्यु का और दूसरा किसी बच्चे के मरने की संभावना का। कोई कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जाए और मरे। तो इस बातचीत में आपका एक वास्तविक हित जुड़ा हुआ है। आप सैद्धांतिक रूप से बात नहीं कर रहे हैं, आपका इसमें वास्तविक भौतिक हिस्सा है, और वहीं आप इस पर एक दिलचस्प बातचीत कर सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। आपको लोगों के जीवन में प्रवेश करने वाली एक राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता होती है ताकि ये बातचीत हो सके। अब दुर्भाग्यवश मैं चुनावों की बात करता हूं, क्योंकि चुनाव ही वह समय होते हैं जब लोग ऐसी बातचीत के लिए तैयार होते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो लोग अपने साम्राज्य की समझ की भौतिक वास्तविकता को लेकर उसे एक व्यापक सिद्धांत में नहीं बदल सकते। इसी तरह पूंजीवाद के साथ भी। हाँ, कोई कहता है देखो मैं अपने अस्पताल के बिल नहीं चुका पा रहा हूँ, मैं कंगाल हो रहा हूँ, या बीमा प्रीमियम बढ़ गए हैं, या सेवानिवृत्ति की उम्र क्यों बदलनी चाहिए। तुम जानते हो, तुम पूंजीवादी व्यवस्था के जाल को महसूस कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम पूरी व्यवस्था को देख रहे हो। कोई भी पूरी व्यवस्था नहीं देखता। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी विश्लेषक भी लगातार इस व्यवस्था को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। यही विश्लेषण का स्वभाव है। तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग बिंदु होते हैं और तुम उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हो। तो लोग अपने अनुभव में 3, 4, 5, 6 बिंदु देखते हैं। एक कामकाजी वर्ग का व्यक्ति अपने अनुभव में ऐसे बहुत से बिंदु देखता है। सवाल यह है कि तुम उन्हें कैसे जोड़ते हो। इसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका यह कहना है मेरा मालिक बुरा इंसान है। हाँ, तुम इस मुद्दे को व्यक्तिगत बना देते हो। मेरा बॉस बहुत बुरा है, मैंने गलत बीमा कंपनी चुनी, मुझे दूसरी कंपनी के साथ जाना चाहिए था। तुम सही थे, तुमने मुझे चेतावनी दी थी, मैं मूर्ख था। हाँ, तुम इसे व्यक्तिगत बनाते हो। तुम इसे खराब उपभोक्ता विकल्पों और इसी तरह की बातों पर केंद्रित कर देते हो। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे तुम एक तरह से व्यवस्था के अनुभवजन्य पहलुओं को दबा देते हो। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, तुम्हें अपने जीवन में एक राजनीतिक ढांचे की जरूरत है जो उपलब्ध हो, कोई जो तुमसे कहे रुको जरा, ये वास्तव में तुम्हारी गलती नहीं है। क्योंकि चाहे तुम ये कंपनी चुनो या वह कंपनी या कोई तीसरी, उनमें कुछ मामूली अंतर हो सकते हैं, ये सही है, लेकिन वे सब काफी खराब हैं। हाँ, अगर तुम चैट जीपीटी से कहो चैट जीपीटी ये 5 बीमा योजनाएं हैं, इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है, संभावना है कि चैट जीपीटी आपके पास वापस आकर कहेगा ठीक है, मैंने उन्हें सबसे बुरे से लेकर क्रम में रखा है, लेकिन ये वाला बाकी से बेहतर है। क्योंकि आपने उससे ये नहीं पूछा क्या ये सब एक जैसे हैं, क्या ये सब पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा हैं। आपने जो सवाल पूछा था वह कौन सा सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको जीवित रहना है, आपको बीमा खरीदना है, इसलिए आपको जानना है कि कौन सा सबसे अच्छा है। यह उपभोक्ता की पसंद बन जाती है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो होता है वह ये कि जब आपको पूंजीवादी व्यवस्था के साथ कोई बुरा अनुभव होता है तो आप सोचते हैं ये एयरलाइन खराब है, काश मैंने दूसरी एयरलाइन ली होती। तो ये सब तरीके हैं जिनसे आप उसे दबा देते हैं। किसी को आपके लिए उसे राजनीतिक बनाना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि ये कोई स्वतः स्फूर्त चीज हो। देखिए, आप यूनाइटेड एयरलाइंस के खिलाफ या किसी मुद्दे के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन जरूरी नहीं कि राजनीतिकरण हो। हाँ, यह आपको इस मायने में राजनीतिक बनाता है कि अपनी राजनीतिक क्षमता पर भरोसा करना सीखते हैं।
लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा चाहिए जो चीज़ों को आपस में जोड़ सके। इसका मतलब है कि आपको कुछ राजनीतिक संदर्भों की ज़रूरत है। और फिर हम चुनावों पर लौटते हैं। अगर चुनावी व्यवस्था इतनी दमघोंटू है कि वहाँ राजनीतिक संदर्भ ही नहीं है, तो बर्नी सैंडर्स जैसे लोग सामाजिक लोकतांत्रिक विचारधारा विकसित करने की अनुमति भी नहीं पाते। और फिर वामपंथ, खासकर कट्टर वामपंथ, तरह हाशिए पर चला जाता है, क्योंकि वो राजनीति के समय पर सामने नहीं आता और आम लोगों की भाषा में बात नहीं करता। ये बस आपको बता रहा है कि पूंजीवाद का अंत तय है। आप जानते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे विनाश की भूमि में होना। हाँ, लेकिन लोगों के लिए आपको उनके स्तर पर जाकर उनके बिंदुओं को जोड़ना होता है। जेरेमी कॉर्बिन और बर्नी जैसे संचारक इसमें बहुत अच्छे हैं, बिंदुओं के स्तर पर। हाँ, लेकिन अगर उन्हें ही बाहर कर दिया जाए तो सोचिए समस्या कितनी बड़ी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये नहीं कि चुनावों की बात कोई अलग चर्चा है। ये वास्तव में उस रणनीतिक रास्ते के बारे में है जो ऊपर उठने में मदद करता है। आप सिर्फ एक शोध संस्थान या थिंक टैंक नहीं बना सकते जहां आप एक पीएचडी लिखें और कामकाजी वर्ग कहे, ओह, मुदियार ज्योतिष्मान ने पीएचडी लिखी है, अब हमें समझ आ गया। हाँ, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि आपकी पीएचडी अस्तित्व में है। हाँ, आपके पीएचडी से लेकर उनके बिंदुओं की समझ तक संचार का माध्यम क्या है? किसी को उस प्रक्रिया में मध्यस्थता करनी होती है, और मुझे डर है कि वह एक राजनीतिक शक्ति होती है। तो फिर आप वापस उसी सवाल पर आते हैं कि राजनीति की समझ क्या है, क्योंकि ये मध्यस्थता अधिकांश समाजों में उपलब्ध ही नहीं है। भारत में आपके पास प्रमुख वामपंथी दल हैं, वे ही मध्यस्थ शक्ति है। आपके पास ट्रेड यूनियन है, वे भी मध्यस्थ शक्ति है। बाद में सिर्फ आपसानी 1.5 अरब लोग भी हैं, और ये संगठन बहुत छोटे हैं। और मैं रिसेंटली गर्चनों वाम द Tulsa Avenues zu glorne gegaten de thing the crow. Can you get my to my earth? Because that's what you have to do. ठीक है, हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं ताकि आपका समय बच सके। लेकिन मैं वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा करना चाहता था, और साथ ही उसे साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की व्यापक समझ के भीतर रखना चाहता था, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया हमेशा इन घटनाओं को अलग-अलग घटनाओं के रूप में पेश करती है और साम्राज्यवाद व पूंजीवाद के बड़े ढांचे को नजरअंदाज कर देती है। विजय एनसेपेरिथा एंटिट स्मॉर रजस धनी सीन। बहुत धन्यवाद। ठीक है। Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.